जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो है इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और आज हम इसमें पढ़ेंगे पत्तियों की संरचना के बारे में। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में भी कुछ डिस्कस किए हुए थे। पहले पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं है, पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिस तरीके से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उस तरीके को हम क्या बोल देते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और अगर हम भोजन बनाते हैं तो उस तरीके को क्या बोलते हैं? कुकिंग बोलते हैं। वैसे पेड़ पौधे भोजन बना रहे हैं तो उनके तरीके को हम क्या बोल देंगे? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का हम डेफिनेशन लिखे थे कि जब हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस हम बताए थे आपको कि फोटोसिंथेसिस जो होता है पेड़ पौधों के केवल हरे भाग में होता है। जो पेड़ पौधों की छाल होती है, हरी जो छाल होती है उसमें हो सकता है। ऐसे नहीं कि जो भूरी छाल है, इतना मोटा छाल है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हरे छाल है या जो हरी पत्तियां हैं उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण होगा। तो पेड़ पौधे के हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखिए, पेड़ पौधे के हरे भाग के स्ट्रक्चर का अध्ययन करना हमको जरूरी है। कैसे कि कैसे पता चले कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण उनका कैसे होता है, ये हमको मालूम करना था। तो अगर हमको मालूम करना है कि हम कैसे खाना बनाते हैं तो हम पहले जाएंगे किचन में, देखेंगे क्या क्या रखा हुआ है, कैसे कैसे खाना बन रहा है। वैसे ही हम पेड़ पौधे में जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ पेड़ पौधों का भोजन बन रहा है, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसको देखेंगे, तब हमको मालूम चलेगा कि इसमें भोजन कैसे बन रहा है पेड़ पौधों का। तो इसी के बारे में हम कुछ काज डिस्कस किए हुए थे कि देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है पेड़ पौधे के हरे भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब कि इसमें निर्माण होता है, किसी चीज का निर्माण होता है। और कौन सा चीज होता है? ग्लूकोज होता है। पेड़ पौधों का भोजन होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है पेड़ पौधों के हरे भाग में। ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब जब किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक। फिर हम समझाए थे पत्तियों की संरचना के बारे में, हल्का सा आपको हम नॉलेज दिए थे कि पत्तियों की संरचना इस तरीके से होती है। ऊपर से पत्ती तो देखे ही होंगे, तो ये पत्तियों की संरचना हम बनाए थे। ठीक। और ये था मध्य सिरा, ये था सिरा। देखिए, बीच का जो गया है वो मध्य सिरा है और जो साइड साइड छोटी छोटी निकले हुए हैं सिराएं, ये सिरा है। ये क्या काम करते हैं? देखिए, पत्तियां हम बताए थे चपटी होती हैं। क्यों चपटी होती है? इसे फ्लैट देखे होंगे, कोई भी पत्ती ऐसे गोल गोल पत्ती नहीं देखे होंगे। गोल गोल मतलब फुटबॉल टाइप के, चाहे गेंद टाइप का गोल गोल पत्ती नहीं देखे होंगे। जब भी देखे होंगे पेपर टाइप का पतला पतला पत्तियां देखे होंगे। क्यों ऐसा होता है? पत्तियां जो होती हैं फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं। और चपटे इसलिए होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को भी एब्जर्व कर सकें। इसलिए पत्तियां जो होती हैं हमेशा फ्लैट होती हैं, यानी कि पतली या चपटी होती हैं। तो इसके वजह से ये चपटी होती हैं। अब पत्तियों में ये जो नसें हैं ये कहाँ लिए गई होती हैं? जैसे कि बीच का जो डंठी गया होता है वो कैसे गया होता है? ये जो सिरा है ये क्यों होता है? तो मध्य सिरा, ये जो बीच का डंठी है इसको बोलते हैं मध्य सिरा। ये है मध्य सिरा। और ये जो साइड साइड निकला हुआ है ये सिरा। अब पत्तियों में भोजन बनाने के लिए अभी हम प्रकाश संश्लेषण बताए थे, तो बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए यानी पानी चाहिए। अभी इसमें इन पत्तियों में क्या होगा कि पानी चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे ही वातावरण से पत्तियां एब्जॉर्ब कर ली, खींच ली, सोख ली। लेकिन पानी तो जड़ से आ रहा है ना, पेड़ पौधों की जड़ से खींच करके आ रहा है। और वो जो पानी आएगा उसी पाइपलाइन द्वारा आएगा, जो ये मध्य सिरा है और सिरा, इसी सिरा और मध्य सिरा द्वारा पत्तियों में पानी फैल जाएगा। अब एक पत्ती भी हम लाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, ये आम का पत्ती है, देख रहे हैं आपको? आशा दिख रहा होगा। ये जो है मध्य सिरा है, ये दिख रहा है बीच में मध्य सिरा। ऐसे पीछे से इसको देखिए, पीछे से देखेंगे तो कितना सिराएं दिख रही हैं, मध्य सिरा भी दिख रहे हैं। बीच वाली सिरा जो है मध्य सिरा है, ऐसे साइड साइड निकला हुआ जो है वो क्या है? सिराएं हैं। अब ये सिराएं जो हैं ये क्या करती हैं? पत्तियों में पानी को फैला देती हैं। देख रहे हैं कितना स्ट्रक्चर फैला हुआ है चारों तरफ। चारों तरफ देख पा रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा सिराएं फैली हुई हैं। सिराओं से भी कई छोटी छोटी सिराएं निकली हुई हैं।
इन सभी को मिला करके पत्तियों में पानी फैल जाता है पूरे अच्छे तरीके से। तो ये सिराएं ये काम कर दें। ये पड़पटल होता है जो हरा भाग है, सिराओं को छोड़कर जो बचा हुआ भाग है हरा भाग, ये इसको क्या बोलते हैं? पड़पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पड़पटल। ठीक, तो ये हो गया पत्ती का स्ट्रक्चर ऊपर से, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। डस्टर कहाँ है? देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम डिस्कस करेंगे पत्ती के स्ट्रक्चर के बारे में, और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? अंदर का स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे? अब इस पत्ती को हम काटेंगे। देखिए, ये पत्ती जो है इसको हम काट दे रहे हैं। हमारे पास एक कैंची है, कैंची नहीं है बल्कि ये स्केल है, इससे हम पत्ती को काट दिए। कटा नहीं है अच्छे से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये पत्ती है, ये जो है पत्ती है, छोटा सा दिख रहा है आपको पत्ती। अब इसके मोटाई में हम ऐसे झांक के देखेंगे, इसके मोटाई में क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी तक इसको ऊपर ऊपर से देख रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम कहे अब इसके मोटाई में देखते हैं इसके अंदर क्या है। देख रहे हैं पत्ती इतना पतला है, बहुत पतला है। अब इसके मोटाई में कितना मोटा है? कागज जितना। अब इसके मोटाई में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है इसको देखना है। तो अब इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप ऐसे दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं, दिख रहा है? इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। किसी के पास सुपर पावर नहीं है, देख सकता है। अब इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप लाएंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब जाकर के हमको समझ में आएगा। तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमको, हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं, तो हम आपको कैसे दिखा सकते हैं? हम आपको फिगर से बस बना करके दिखाते हैं। देखिए, अब ये जो है ये क्वेश्चन आता है कि पत्तियों के संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको आप ध्यान से देखिए, सचित्र का मतलब चित्र बना करके, इसीलिए हम ये फिगर आपको बनवा रहे हैं। देखिए, यही फिगर बनाना है हमको, यही वाला फिगर बनाना है। तो इस फिगर को बनाएंगे पहले, लेकिन देखिए यही जो होता है, यही फिगर ये आता है पत्तियों की मोटाई में। मतलब पत्ती को मोटा करके देखें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, इसी को हमको बनाना है। जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है उसी को हम बनाएंगे। ऐसे पत्ती का स्ट्रक्चर दे दिया है, ऐसे बना सकते हैं इस फिगर को। ठीक, बना सकते हैं, नहीं बनाना है। ठीक, ये हो गया मध्य सिरा पत्ती का, ये सिरा हो गया, ये सिरा हो गया। यहां से भी एक सिरा निकाल दीजिए। हमको भी फिगर उगर बनाने नहीं आता है, लेकिन हम भी बना देते हैं। अब आपके लिए क्या करें, फिगर उगर हमको भी बनाने नहीं आता है। ये हम यहाँ पे पत्ती थोड़ा सा मोटा बना रहे हैं, कैसे कि हमको समझाना है। जूम करके हम पत्ती लिए हैं, समझ सकते हैं, मोटा है, कोई मोटा सा पत्ती है उसी को लिए हैं, जूम करके देख रहे हैं। तो अब इसमें देखें तो ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये जो है मध्य सिरा, इसको लेबलिंग करते जाइए। मध्य सिरा है पत्ती में, ये मध्य सिरा है। हमारे साथ साथ आप फिगर बनाइए तभी अच्छे से बन पाएगा। ये जो है ये क्या है? तो ये है सिरा, इसको वेन्स बोलते हैं, इसको वेन्स बोलते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये सिरा और मध्य सिरा, और जो बचा हुआ हरा भाग है इसको बोलते हैं पड़पटल। पड़पटल, ये तो हम आपको पिछले लेक्चर में इतना तक बता चुके हैं। अब हमको इसके मोटाई में हमको देखना है कि इसमें क्या दिखता है। तो यहाँ से हम मोटाई का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। चलिए, ये माइक्रोस्कोप लगाए और यहाँ से हम इस पत्ती के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को देखने पे हमको ऐसा ऐसा संरचना दिखता है, ऐसा ऐसा संरचना दिखता है। ये संरचना क्या है? तो ये ढोलक के जैसे संरचना दिखता है। ढोलक समझते हैं ना, जैसे लगता है ना कि चारों ओर मोटा मोटा है, अंदर वह खाली है। ढोलक के समान संरचनाएं दिखती हैं ऐसे। इसको बनाना है, ये नहीं है कि नहीं बनाना है। ठीक, ढोलक के समान ऐसे संरचनाएं दिखती हैं। और ऐसे इसका केंद्रक भी होता है, केंद्रक है ये। यहाँ पे कुछ ऐसे त्रिभुजाकार संरचनाएं भी दिखती हैं, ऐसे त्रिभुजाकार संरचनाएं भी दिखती हैं, और इसमें केंद्रक भी होता है। और एक और चीज होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ज़्यादा मात्रा में इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं, अगर याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है क्लोरोप्लास्ट का इमेज, देख पा रहे होंगे।
तो ये क्लास 9th में हम पढ़े होंगे नहीं अगर आप क्लास 9th पढ़े हैं तो पढ़े ही होंगे। अब यहाँ से एक त्रिभुजाकार ऐसे कोशिका होता है, ऐसे होता है, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी केंद्रक होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये केंद्रक हो गया। क्लोरोप्लास्ट अब इतना बड़ा थोड़ी ना यहाँ पे इमेज बना सकते हैं, यहाँ पे फिर अब ढोलकाकार कोशिकाएं आ जाती हैं। अभी इसका हम नॉमेनक्लेचर भी करेंगे, मतलब नामकरण भी करेंगे, सभी को अभी लेबलिंग करेंगे, अभी आप घबराइए नहीं, सबको लेबलिंग करेंगे। यहाँ से ये ढोलकाकार कोशिकाएं, यहाँ पे ऊपर एक होता है, इन सभी के ऊपर होता है एक क्यूटिकल मेम्ब्रेन की परत, क्यूटिकल मेम्ब्रेन की परत, और जहाँ ये छेद होता है क्यूटिकल नहीं होता है। यहाँ पे फिर से होगा, क्यूटिकल शुरू हो जाएगा। अभी ये सब हम बताएंगे ये क्या क्या है, स्ट्रक्चर पहले बनाते जाइए आप। फिर होता है पेलिसैड पैरेन्काइमा, जिसको स्तंभ कोशिका भी हम बोलते हैं, स्तंभ कोशिका। ऐसे स्तंभ की तरह ये दिखता है, खंबे की तरह दिखता है, और ये भी अंदर से खोखला होता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ऐसे ही और सारी कोशिकाएं बना सकते हैं, और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान इसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। और क्यों ज़्यादा होता है अभी हम बताते हैं, बस आप बनाते जाइए। हम ऊपर से पत्ती को अभी बनाते आ रहे हैं। देखिए ये मोटाई है, कहाँ गया हमारा पत्ता, देखिए ये पत्ती है, ये ऊपर का पार्ट है पत्ती का, और ये नीचे का पार्ट है। ठीक, तो अभी ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ बनाते आ रहे हैं। इस पत्ती के मोटाई में इतना सारा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, इस पत्ती के मोटाई में इतना सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी ऊपर से नीचे तक बनाते आ रहे हैं। ये हो गया आपका पेलिसैड पैरेन्काइमा या स्तंभ कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं। ऐसे ही हम बना दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक, इसे बन गया। ठीक, इतना ही रहने दीजिए, काफी। इसके बाद होता है स्पंज पैरेन्काइमा, और ये इरेगुलर होता है, गोल भी हो सकता है, कैसे भी होता है। इसको भी ब्लैक से ही बनाते हैं, क्यों हम ब्लू से बना रहे हैं। इन सभी में भी क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा नहीं है कि सब में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सब में क्लोरोप्लास्ट है। ब्लू से जो भी बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, अभी हम लेबलिंग भी करेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारा इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। नीचे आ गया आपका स्पंज पैरेन्काइमा, और ये स्पंज पैरेन्काइमा ज़्यादातर लगभग गोल होता है, मतलब ये गोल कोशिकाएं हैं। ये जितना भी बना रहे हैं कोशिकाएं ही हैं, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये ढोलक के आकार की थी, ये खंभे के आकार की है, ये गोल गोल है, ऐसे कुछ है। तो ये जो है ये क्या है, स्पंज पैरेन्काइमा है, स्पंज पैरेन्काइमा। इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे हम बना लेते हैं, अभी हमको और नीचे भी जगह चाहिए। ठीक, इसको बनाने के लिए ये हो गया स्पंज पैरेन्काइमा। ठीक, स्पंज पैरेन्काइमा में हम यहाँ पे बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि क्लोरोप्लास्ट में थैलेकाइड मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वड़क होता है। तो ये हो गया पत्ती का स्ट्रक्चर। अब इसके नीचे एक और चीज़ होता है, फिर से ये परत आ जाता है, फिर से इस पत्ती को ढकने वाला परत आ जाता है। ये ढोलकाकार कोशिकाएं आ जाती हैं, जिनमें कि केवल केंद्रक होता है, न कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होगा। ठीक, यहाँ से आप चाहें, इसमें ज़्यादातर नीचे की तरफ ना ज़्यादातर पर्णरंध्र होते हैं, ये छेद जो होता है ज़्यादा होता है। तो इधर हम 2 बना दे रहे हैं समझने के लिए, इधर हम समझने के लिए 2 ठे बना दे रहे हैं पर्णरंध्र।
कि अंदर की तरफ पर्णरंध्र की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी एक बना देते हैं। बस हमारे साथ साथ अभी बनाइए, अभी हम समझाते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में आएगा, ये 90% आशा है कि ये स्ट्रक्चर आएगा बनाने के लिए। आपको कहेगा पत्ती की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो कैसे करेंगे? इसको बनाना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा। लेबलिंग का मतलब सबका नाम लिखना पड़ेगा, कौन क्या है। ठीक, तो ये हो गया पूरा पत्ती का संरचना। अब इसमें और कुछ नहीं बनाना है, बस इतना ही बनाना था और कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था। ठीक, देखिए इसमें तो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। इन सभी ढोलकाकार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये कैसे हम देख रहे हैं? तो पत्ती के मोटाई में इतना सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इतना पतला पत्ती होता है उसी में दिख रहा है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, उसी पतले से स्ट्रक्चर में इतना सारा चीज दिख रहा है हमको। अब ये जो होता है ऊपर वाला जो होता है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल मेम्ब्रेन। क्यूटिकल मेम्ब्रेन, क्यूटिकल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन है। अब ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन कैसा होता है? देखिए पत्तियों के ऊपर से आप कभी कभी ऐसे देखे होंगे झिल्ली टाइप का उकचता है, वो झिल्ली क्या है? वही क्यूटिकल मेम्ब्रेन है। तो ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन हो गया। इसको बोलते हैं इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं? इपीडर्मिस। इसको बोलते हैं इपीडर्मिस को हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म। क्या बोलते हैं? अधिचर्म, अधिचर्म। मतलब पत्ती का ये चमड़ा बना रहा है, दोनों तरफ देख रहे हैं। क्यों है दोनों तरफ? इसलिए है कि पत्ती का चमड़ा बना रहा है, दोनों तरफ से पत्ती को ढका हुआ है। इसको बोलते हैं स्तंभाकार कोशिकाएं। स्तंभाकार या स्तंभाकार कोशिका या पेलिसैड पैरेन्काइमा। पेलिसैड पैरेन्काइमा। लेबलिंग भी कर लेते हैं अभी, उसके बाद हम आपको सारा चीज समझाएंगे। ठीक, ये हो गया स्पंज पैरेन्काइमा। स्पंज पैरेन्काइमा। इसके बाद आता है, ये फिर से आ जाता है वही अधिचर्म। अधिचर्म जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये फिर से आ जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल इसको बोलते हैं पर्णरंध्र। ये जो छेद है इसको बोलते हैं पर्णरंध्र। इसको बोलते हैं, ये जो कोशिका है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। ये अभी सब हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। द्वार कोशिकाएं, ये सब आप लेबलिंग कर लीजिए और स्ट्रक्चर बना लीजिए। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक, मध्योतक, मध्योतक। ठीक, पर्णमध्योतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक, मेसोफिल सेल्स सुने होंगे, पत्तियों में मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सब सुने होंगे आप क्लास 9th में। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको अब पढ़ना है। अब ये स्ट्रक्चर आशा है कि आप बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो वीडियो को रोकिए फिर बनाइए, उसके बाद अब हम समझाते हैं। देखिए इसमें ये जो है स्ट्रक्चर हमको पत्तियों की मोटाई में दिख रहा है। जैसे हमारे ऊपर पूरा चमड़ा चढ़ा हुआ है, अंदर मांस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ऊपर से एगो कवरिंग हुआ है, हमारा ढक्कन लगा हुआ है। ढक्कन क्या है? चमड़ा है। वैसे ही पत्तियों के ऊपर चमड़ा होता है और वो डबल लेयर का चमड़ा होता है। एक तो मेम्ब्रेनस होता है और एक कोशिका का चमड़ा होता है। ये जो ढोलकाकार कोशिका दिख रही है इसको अधिचर्म बोल रहे हैं। ये पत्तियों का चमड़ा बना रही है, यानी कवरिंग कर रही है पत्तियों की, पत्तियों की कवरिंग कर रही है, पत्तियों को ढक रही है।
इस पत्ती के ऊपर पहले जानते हैं क्या होगा, पहले होगा क्यूटिकल मेम्ब्रेन, मतलब बहुत पतली झिल्ली टाइप का स्ट्रक्चर होगा। क्यूटिकल मेम्ब्रेन बहुत पतली, बहुत पतली। और समझ सकते हैं इतना पतला पत्ती है तो इस पे कितना पतला झिल्ली होगा, बहुत पतला झिल्ली होगा। तो उस पतले झिल्ली को हम बोलते हैं क्यूटिकल मेम्ब्रेन, क्यूटिकल मेम्ब्रेन। उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो इस तरह की कोशिकाएं होंगी, ढोलकाकार कोशिकाएं, ढोलक के आकार की, जो अंदर से खाली होंगी। और इसमें डबल लेयर होगा, मतलब कि बीच में क्या होगा, दोनों लेयर के बीच में इसका कोशिका द्रव्य होगा और केंद्रक होगा। ये जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस। इसको इंग्लिश में भी लिख ही देते हैं हम, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस स्पेलिंग सही है कि नहीं है, इपिडर्मिस सही है स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं। इपिडर्मिस, तो ये इपिडर्मिस इसके नीचे होगा। देखिए पहले पत्ती में क्या आया, पत्तियां कहाँ गया, देखिए ये पहले पत्ती में क्या आया, पहले ऊपर से एक झिल्ली है, उसके नीचे पत्ती का चमड़ा लगा हुआ है, पत्तियों का चमड़ा लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अधिचर्म यानी कि क्यूटिकल मेम्ब्रेन। तो दो लेयर का पत्तियों का कवरिंग है। पहला तो झिल्ली से कवर किया जाता है और उसके अंदर क्या है, ये अधिचर्म है यानी इपिडर्मिस है। फिर अंदर दो तरह की कोशिकाएं उपस्थित हैं। जैसे जो कवरिंग है वो पत्तियों के दोनों तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी है। ऊपर पहले क्या होगा, पहले मेम्ब्रेन होगा, फिर क्या होगा, फिर से ये इपिडर्मिस यानी अधिचर्म की कोशिकाएं होंगी। फिर पत्ती के नीचे से आप देखेंगे, अब पत्ती को पलट दीजिए, अब देखेंगे तो फिर से ऊपर क्या है, तो क्यूटिकल मेम्ब्रेन है, और फिर उसके नीचे क्या है, तो ये अधिचर्म की कोशिकाएं। जैसे नीचे से देख रहे हैं तो क्यूटिकल मेम्ब्रेन, फिर अधिचर्म यानी इपिडर्मिस। तो ये आ गया। तो ये जो है पत्तियों को कवर कर रहे हैं, कवरिंग बना रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जैसे हमारे चमड़ा के अंदर पहले क्या है, मांस है चारों तरफ, और उसके अंदर जो भी मटेरियल है, हड्डी है, हमारा ऑर्गन है, सब कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा कवरिंग हुआ है पहले चमड़ा और मांस से। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल मेम्ब्रेन है और इपिडर्मिस है, जिससे पत्तियों की कवरिंग हुई है। और इसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और पहले जो कोशिका है वो लंबी लंबी कोशिका है। उन लंबी लंबी कोशिकाओं को स्तंभ कोशिकाएं बोलते हैं। स्तंभ कोशिकाओं का मतलब कहाँ से कि ये स्तंभ के आकार की हैं, खंभे के आकार के हैं। खंभे को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो खंभे को पुराने जमाने में स्तंभ बोला जाता था, अभी भी शुद्ध हिंदी में बोलिएगा तो स्तंभ। तो ये खंभे को स्तंभ बोला जाता है, इसलिए स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। तो स्तंभाकार कोशिका इसको बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं पेलिसैड पैरेन्काइमा। ठीक। अब कुछ गोल गोल तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ गोल गोल कोशिकाएं होती हैं। उन गोल गोल कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। ये जो नाम है इसको तो याद ही करना होगा, स्तंभ वाला तो याद हो जा रहा है, स्तंभ कोशिकाएं या पेलिसैड पैरेन्काइमा। और ये जो गोल गोल कोशिकाएं, इसको स्पंज पैरेन्काइमा बोलते हैं। और स्पंज पैरेन्काइमा कैसी होती हैं, गोल गोल होती हैं। स्पंज पैरेन्काइमा और स्तंभाकार कोशिका यानी पेलिसैड पैरेन्काइमा, इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती हैं, आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है आपको। सिक्के के आकार के कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो एक के ऊपर एक हैं। उन्हीं सिक्के के आकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो होता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इसीलिए ये इमेज भी हम लाए हुए थे, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम अभी देखे हैं कि क्लोरोफिल होता है, यानी पत्तियों पे ऊपर क्लोरोफिल नहीं है, ना ही एकदम नीचे क्लोरोफिल है, पत्तियों में बीच में क्लोरोफिल है। ये जो पत्ती है इसमें ना तो ऊपर क्लोरोफिल है ना तो नीचे क्लोरोफिल है, इसके बीच में क्लोरोफिल भरा हुआ है। और वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, तो वो कोशिका है पेलिसैड पैरेन्काइमा और स्पंज पैरेन्काइमा। और ये पत्तियों में बीच में है दोनों, ये पत्तियों में दोनों कोशिकाएं बीच में हैं, इसलिए इन दोनों को मिला करके बोल दिया जाता है पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल सेल्स। क्या बोला जाता है, मीजोफिल सेल्स। तो ये जो स्पंज पैरेन्काइमा है या पेलिसैड पैरेन्काइमा है, इन दोनों कोशिकाओं को मिला करके
बोल दिया जाता है पर्णमध्योतक, यानी कि पत्ते के बीच के कोशिकाओं का समूह है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पर्णमध्योतक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, जो कि एक तरह के कार्य करें। वैसे उत्तक का डिफिनेशन अलग है, वो देखा जाएगा, वो क्लास 9th में होता है, हमको बस यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, तो बीच के जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को हम बोल रहे हैं पर्णमध्योतक, यानी बीच में है इसलिए, पत्ते के बीच में है इसलिए पर्णमध्योतक। और इस पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। इतना तक आपको समझ में आया। अब हमको सारी चीजें समझ में आ गई कि पत्ते में क्यों ऐसा हो रहा है। अब जो पौधे का जो भूरा भाग होता है, भूरे कलर का तना होता है, उसमें ये क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का कार्य यही क्लोरोफिल करता है। तो जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तब तक क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हमारे पास सब सामान है भोजन बनाने के लिए, आटा है, सब्जी है, सब चीज़ है, खीर पूरी बनाना है हमको मालूम है, दूध है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन गैस खत्म हो गया, एलपीजी गैस हमारा खत्म हो गया, तो हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे है, अगर आपके पास क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश को अवशोषित करेगा, तो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी बनेगी जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन ये जो पौधे का भूरा भाग होता है, भूरा तना होता है, इसमें क्लोरोफिल नाम का कोई चीजें नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, इसीलिए ये भूरा है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं या तने हरे होते हैं। तो जो भाग हरे हैं उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को सोख करके ऊर्जा बना देगा। यहाँ पे भूरे भाग में नहीं है, इसलिए यहाँ पे भोजन नहीं बनता है। इसीलिए पत्तियां जो होती हैं, इसके अंदर क्या बनता है? भोजन बनता है। तो अभी तक आपको समझ में आया। और ये जो आपको खाली खाली जगह पत्तियों में दिख रहा है, ये खाली खाली जगह, इसको हम बोलते हैं वायुकोश। वायुकोश। अब ये वायुकोश क्यों है? सब समझिए कि ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना हुआ है। ये वायुकोश कोशिकाओं के बीच में कहाँ कहाँ इतना खाली जगह है? पत्ती इतना पतला है, इतना खाली जगह छोड़े हैं, ये जगह को हम बर्बाद क्यों किए हुए हैं? तो इस जगह को इसलिए खाली छोड़ा गया है, प्रकृति ने इसलिए इस जगह को खाली छोड़ा है पत्तियों में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो रहेगा कहाँ? उसको रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियां अवशोषित करती हैं इन्हीं रंध्रों द्वारा, इस पत्तियों के छेद द्वारा, पत्ती के ऊपर भी छेद होता है, नीचे भी छेद होता है, तो इन छेदों के द्वारा पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड चलाएगा, आके इस खलिका जगहिया में बैठ जाएगा, रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे खाली जगह है जिसको हम बोलते हैं वायुकोश। तो अब सारा सामान आ गया, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल है, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, अब भोजन बन जाएगा पेड़ पौधों का। इसीलिए हमको समझना जरूरी था पत्तियों का स्ट्रक्चर। अब एक बात आप याद रखिएगा कि एपिडर्मिस की कोशिका में कोई पूछेगा क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं होता है। एपिडर्मिस ये कोशिकाएं हैं, ये जो ढोलकाकार हैं कोशिकाएं, ये जो ऊपर का दिख रहा है अधिचर्म, इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट है? नहीं है। कोई पूछेगा कि बाबू द्वार कोशिकाएं जो हैं, जो छेद के पास की कोशिकाएं, उसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो एपिडर्मिस के साथ जो द्वार कोशिकाएं हैं, जो कि पत्तियों में छेद का निर्माण कर रही हैं, उन कोशिकाओं में तो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ये जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। समझ रहे हैं? इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर आप इसको लिख चुके हैं तो अब चलिए, इसको अगर आप बना चुके हैं तो इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट, बिना पॉइंट लिखे कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आया? तो अब यहाँ से छापना हम शुरू करते हैं। पत्तियों के दोनों तरफ 2 पॉइंट हम पिछले लेक्चर में लिख लिए थे, ये तीसरा पॉइंट है, इसी में लिखना है। पत्तियों के दोनों तरफ क्रिटिकल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। हम अपने भाषा में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किताबी भाषा लिखना जरूरी नहीं है। कवरिंग होती है। फिर
चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्रिटिकल के नीचे, क्रिटिकल दोनों तरफ, क्रिटिकल के नीचे पूरा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम, दोनों तरफ क्रिटिकल के नीचे, क्रिटिकल के नीचे अधिचर्म की कोशिकाएं, अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस वहां पे लिख दिए हैं कि कोशिकाएं, की कोशिकाएं क्या होती हैं, अधिचर्म की ढोलकाकार कोशिकाएं, ऐसे इसका आकार भी लिख दीजिए, ढोलकाकार, ढोलकाकार कोशिकाएं, ढोलकाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये पूछ दिया कि क्या जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो आप कह देंगे हाँ, तो गलती हो जाएगा। तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक, चौथा पॉइंट हो गया। आगे भी लिख सकते हैं, इसी पॉइंट में अब लिख देते हैं, हम पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, रहने दीजिए इतना ही, चाहे आप पॉइंट वाइज भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिख सकते हैं कि दोनों अधिचर्म की कोशिकाओं के बीच में, दोनों अधिचर्म की कोशिकाओं के बीच में, सिंपल लिखिए, अधिचर्म के बीच में, बीच में पर्णमध्योतक, पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों को मिलाकर के पर्णमध्योतक कोशिकाएं बोल दे रहे हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक। ज्यादा पोथी नहीं बनाना है तो अब यहाँ पे लिख लीजिए पर्णमध्योतक कोशिका, पर्णमध्योतक, पर्णमध्योतक। ऐसे हमारे राइटिंग पे आज न जाइएगा, वैसे तो रोजे सही नहीं होता है, आज क्या, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। पर्णमध्योतक, इसमें एक होता है स्तंभाकार, इसको बोलते हैं पेलिसैड पैरेन्काइमा, पेलिसैड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और दूसरा होता है स्पंज पैरेन्काइमा, स्पंज पैरेन्काइमा। अब इसका अगर आप नोट्स देखेंगे ना, एकदम अलग होगा, एकदम अलग होगा, पूरा पूरा यहाँ से अलग होगा, आप देखने जाएंगे तो। दूसरा क्या है, स्पंज पैरेन्काइमा। इस दोनों के बीच में हम थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से सेपरेटिंग कर देते हैं। ये जो होता है स्तंभाकार होता है, स्तंभाकार। इसमें ये जो है गोलाकार होते हैं, ज़्यादातर गोलाकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो होता है, इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए कि दोनों में, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, होता है, हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा उपस्थित होता है, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है इसीलिए लिख दिए हैं। अब आप इसको नोट कर लिए, तो अब हम इन सभी चीज़ों को मिटाते हैं, और मिटा करके और फिर इसको और ज़्यादा आगे थोड़ा सा लिखते हैं, जो भी हमको लिखना है, जो भी हम पढ़े हैं वही लिख रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है वही सब लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसको आप लिख लिए होंगे, आशा है। चलिए, मृदुतक कोशिकाओं के बीच में
कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिनसे गैसों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। ठीक, अभी पत्तियों का स्ट्रक्चर ये हेडिंग चल रहा है, हेडिंग हम भूल करके मिटा दिए हैं। पत्तियों की संरचना हेडिंग आप लगा लीजिए, पत्तियों की संरचना। ठीक, और कौन सा पॉइंट था? छठवां पॉइंट था, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के बीच में, पर्ण मध्योतक कहाँ बार बार गलत लिखा रहा है, मध्योतक कोशिकाओं के बीच में, कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के बीच में वायु कोश, कुछ खाली स्थान होता है, कुछ खाली स्थान होता है जिसे वायु कोश कहते हैं, जिसे वायु कोश कहते हैं, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। बाबू हम बहुत तेज लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग वाइटिंग मत देखिएगा। ठीक, तो ये हो गया पत्तियों का स्ट्रक्चर। ऊपर क्या होता है? तो ऊपर कहीं कहीं पत्तियों में एपिडर्मिस के स्थान पर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कि पर्णरंध्र का निर्माण होता है। 7वां पॉइंट लिखेंगे, कुछ स्थानों पर अधिचर्म कोशिकाओं की जगह, कोशिकाओं के स्थान पर द्वार कोशिकाएं होते हैं, जिनसे पर्णरंध्र का निर्माण होता है। ये पर्णरंध्र क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमाटा। पर्णरंध्र का निर्माण होता है, ठीक, ये पर्णरंध्र क्या होता है? इसको स्टोमाटा बोलते हैं, पर्णरंध्र। और ये द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? आप पहले इमेज देखिए, ये था इमेज। अब का इमेज है जब हम पत्तियों को ऐसे, अब के मोटाई में नहीं देख रहे हैं, अब इसको ऊपर से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। इसे माइक्रोस्कोप लगाए और देखे, जब देखे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसके नीचे भी देखने पे इस तरह का ही स्ट्रक्चर दिखता है। तो अब पत्ती के ऊपर और नीचे हम झांक के देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो जब ऐसे देखे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, यही। ठीक, अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसमें छेद कुछ दिख रहा है, कुछ छेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वो ही छेद जो है ना, वही जो रंध्र है ना, उसी को हम बोलते हैं पर्णरंध्र। और अभी जो हम बनाए थे उसमें भी ये दिख रहा था। और कैसे दिख रहा था? तो देखे होंगे कि ये कौन सी कोशिकाएं थी? एपिडर्मिस कोशिकाएं, और इसमें ऐसे कोशिकाएं बनी हुई थी, ये ऐसे कोशिकाएं बनी हुई थी। तो ये जो था, यही छेद क्या था? पर्णरंध्र था। पत्ती के अंदर जाने के लिए, जो गैसों को जाने के लिए ये रास्ता था, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पर्णरंध्र बोल दे रहे हैं। और जहाँ पे पर्णरंध्र उपस्थित है वहाँ पे क्यूटिकल नहीं है। अभी हम बनाए भी थे तो बनाए थे, समझ में आ रहा है? इसे इमेज हटाया ही नहीं तो आपको दिखाई नहीं, यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। ये जो बनाए थे यही था पर्णरंध्र यही दिख रहा था उसके मोटाई में, पत्तियों की मोटाई में दिख रहा था। ये जो छेद है इसी को पर्णरंध्र बोलते हैं। पत्तियों में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं ये रंध्र, और इन्हीं को पर्णरंध्र बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पर्णरंध्र के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि स्टोमाटा के बारे में। चलिए हेडिंग लगाइए अब, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं पर्णरंध्र। आज जो भी स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए क्या, पर्णरंध्र। पर्णरंध्र इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमाटा, STOMAT, स्टोमाटा, ठीक है, STOMAT, स्टोमाटा। ठीक, ये हो गया स्टोमाटा, हटाते हैं, ज़्यादा देर लगा रह गया। ये स्टोमाटा है। अब ये स्टोमाटा कैसे दिखता है, तो ये कुछ जूम करके देखते हैं तो ऐसे दिखता है। देखिए ये जो दिखाए थे ये तो छोटा छोटा दिख रहा था, अभी जूम किए हुए थे। व्यक्ति को जब ऊपर से देख रहे थे या नीचे से देख रहे थे सूक्ष्मदर्शी से तो जूम कम किए थे। अब जूम करेंगे तो अब ऐसे दिखेगा। एक एक जो रंध्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, छोटे छोटे रंध्र दिख रहे हैं। अब इसको जूम करके देखें तो अब ऐसे रंध्र दिख रहा है, और ये रंध्र जो है, एक जो दिख रहा है ये बंद है और एक दिख रहा है, देखिए हम इसमें से आर पार दिख रहे हैं, मतलब ये खुला हुआ रंध्र है। तो एक खुला हुआ रंध्र है और एक जो है बंद, दिख रहा है कि नहीं आपको। तो ये जो रंध्र दिख रहा है यही स्टोमाटा है। और ये जो इसके साइड की कोशिकाएं दिख रही हैं, इसके साइड की कोशिकाएं आपको दिख रही हैं जो चारों तरफ, उस साइड की कोशिकाएं वही हैं जो हम बनाए थे एपिडर्मिस यानी अधिचर्म की कोशिका, वही कोशिकाएं हैं। ठीक, तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को पहले बना लेते हैं। दो तरह के रंध्र होते हैं, एक खुला रंध्र, दो तरह का रंध्र नहीं होता है, वही रंध्र दो रूपों में मतलब एग्जिस्ट करता है। इसके दोनों तरफ जो होता है सेम के बीज की आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेम के बीज की आकार की कोशिकाएं होती हैं। और इसके चारों तरफ क्या होगा, क्यूटिकल मेम्ब्रेन होगा, क्यूटिकल मेम्ब्रेन होगा, और उसको हम क्यूटिकल मेम्ब्रेन कर रहे हैं। इसके चारों तरफ अधिचर्म की कोशिकाएं भी होंगी और क्यूटिकल मेम्ब्रेन भी होगा। ये मान लीजिए अधिचर्म की एक कोशिका हो गई, इसके अंदर एक केंद्रक हो गया। फिर ये अधिचर्म की दूसरी कोशिका हो गई, इसके अंदर एक केंद्रक हो गया। फिर ये अधिचर्म की तीसरी कोशिका हो गई। ये ढोलक हमको दिखता नहीं है, वैसे ऊपर से देखेंगे तो ढोल का कार्य नहीं दिखेगा। ठीक, ऊपर से देखने पे, जब हम साइड से साइड व्यू देखें तब हमको ये ढोल का कार दिख रहा था। ठीक, ये अधिचर्म की कोशिका, ये अधिचर्म की कोशिका, ये अधिचर्म की कोशिका। ऐसे हमारे साथ इस स्ट्रक्चर को बनाइए, नहीं बनाएंगे फिर पेपर में आएगा, फिर कहेंगे कि आप बनवाए नहीं थे। पेपर में ये आएगा, हमको आशा है पूरा पूरा 90% नहीं, इसको 100% लिख के ले लीजिए। इसमें ये जो कोशिकाएं हैं सेम के बीज की आकार की हैं, देख पा रहे हैं, सेम के बीज के आकार की हैं। तो इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं को एक और नाम से भी जानते हैं, रक्षक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं। और इन रक्षक कोशिकाओं में परिधि की ओर इधर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। अभी जो त्रिभुजाकार कोशिका बनाए थे ना, वही यही था। वैसे साइड से देखने पे त्रिभुजाकार दिख रहा था, इसे देखने पे दिख रहा है अच्छे से। दूसरा चीज क्या होता है, इनके परिधि पे ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनका भी, इन कोशिकाओं का भी केंद्रक होता है। इनमें एक वैक्यूल होता है, रसधानी होता है, वही छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, रसधानी वगैरह से हमको कोई लेना देना नहीं है। इधर जो अंदर का इनका मेम्ब्रेन होता है, इन कोशिकाओं का जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है। अब ये क्यों मोटा होता है, बस अभी आप बनाइए इसको, जैसे उसको समझाएं वैसे ही इसको भी समझाएंगे, बस बनाते जाइए। ये जो होता है थोड़ा मोटा होता है, इसको गाढ़ा कर दीजिए। ये अंदर वाला मेम्ब्रेन जो है ये मोटा है, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन मोटा है, और बाहर का जो है थोड़ा सा इसकी अपेक्षा पतला है। अब एक और तरह का आप बना लीजिए। देखिए पहले इसके बारे में ही समझ लेते हैं, लेबलिंग करते हैं इसको। ये जो है इनको, अब ये जो पहले थी अधिचर्म की कोशिका, अब इनको हम सहायक कोशिका बोलेंगे। अभी भी ये अधिचर्म ही है, ऐसा नहीं है कि इसका नाम बदल गया, अब इसकी सहायता भी ये करेंगे, इसलिए ये क्या है, सहायक कोशिकाएं। तो अधिचर्म का जो दूसरा नाम हो गया एपिडर्मिस का दूसरा नाम सहायक कोशिका भी आप लिख सकते हैं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। कोष्टक में लिख लीजिएगा अधिचर्म, नहीं तो आप पता चलेगा भूल जाएंगे कौन सा ही था, अधिचर्म था कि कौन सा था। ये अधिचर्म की कोशिकाएं ही हैं। ये जो है ये आपको दिख रहा है कौन सा, तो ये रक्षक कोशिकाएं हैं,
रक्षक कोशिकाएं, इन्हीं को हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। अभी यहाँ पे हम लिखे भी थे द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं हो गई। ठीक, दो तरह की कोशिकाएं पर्णरंध्र में। ये जो है ये है पर्णरंध्र, ये जो छेद दिख रहा है इसी को बोलते हैं पर्णरंध्र, पर्णरंध्र, स्टोमाटा इसी को बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो है इस कोशिका में, इन दोनों कोशिकाओं में अभी पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये समझिए ये दोनों कोशिकाएं क्या है, गुब्बारे की तरह का है और इनमें पानी भरा हुआ है। ये फूली हुई है, अपने शेप में है। जैसे गुब्बारा जो टेढ़ा होता है, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे तो स्ट्रेच रहेगा, सीधा लगेगा, लेकिन जैसे फुलाएंगे वो अपना शेप ले लेगा। वैसे यहाँ पे ये जो कोशिकाएं हैं सेम के बीज की आकार की कब दिखती हैं, जब फूली हुई होती हैं। जब फूली हुई होंगी तब ये कोशिकाएं सेम के बीज की आकार की दिखेंगी। लेकिन इसमें से अगर पानी निकाल लीजिए तो ये कैसी हो जाएंगी, अब देखते हैं। थोड़ा सा हम यहीं पे इसको छोटा सा अब फिगर बनाते हैं। अभी ये बड़ा फिगर बनाए थे, इसको छोटा सा ही हम बनाते हैं। अब ये कोशिकाएं थोड़ी लंबी हो जाती हैं, और लंबी क्यों हो जाती हैं अभी हम बताते हैं। ये लंबी हो गई, इनके चारों तरफ ये सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं, और सहायक कोशिकाएं कौन है, एपिडर्मिस, इनमें केंद्रक होता है। इनमें भी केंद्रक होगा, केंद्रक होगा, क्लोरोप्लास्ट साथ में होगा ही होगा। जो भी हम नीला से आज स्ट्रक्चर बनाए वो सभी क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होगा, परिधि की तरफ ही होता है। वैसे आपके में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि परिधि की तरफ होता है कहाँ होता है, बस इतना समझिए कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये कैसा रंध्र है, तो ये बंद रंध्र है, बंद रंध्र। इसमें जो रंध्र दिख रहा है वो खुला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, देख पा रहे होंगे। ये जो रंध्र है ये बंद है, और ये जो है खुला है, खुला पर्णरंध्र। और ये जो है कैसा है, बंद पर्णरंध्र है। ये जो है ये अभिरक्षक कोशिकाएं हैं, यानी सहायक कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं। इसको हम तीर को यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये हो गया रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिका, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये हो गया सहायक कोशिकाएं, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी ना लगा सकते हैं। सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ठीक, ये हो गया सहायक कोशिकाएं, और ये हो गया, आप देख पा रहे होंगे। अब ये काम कैसे करता है पर्णरंध्र, देखिए होता क्या है कि ये जो रंध्र है, पत्तियों में रंध्र है, ये होता किस लिए, छेद किस लिए होता है, ताकि पत्तियों के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान है, पत्तियां क्या कर रही हैं, एटमॉस्फेयर से, जो हमारा वातावरण है, ये जो वायुमंडल है, इससे पत्तियां जो है, पेड़ पौधों की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रही हैं, सोख रही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रही हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बात। और वो किसके द्वारा खींच रही हैं, इसी पर्णरंध्रों के द्वारा पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, इसी छेद के द्वारा पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। अब पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छेद के द्वारा तो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जब बहुत तेज धूप रहता है ना, बहुत तेज धूप, तो जितना पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खींच पाती हैं उतना ज़्यादा इनसे जल हानि हो जाता है। मतलब पत्तियों के अंदर जो भी पानी आया हुआ था, जड़ से खींच करके, खूब बढ़िया से खींच के लाए थे पत्तियों में, वो जल जो है भाप के रूप में उड़ने लगता है। तो इसी रंध्र द्वारा ये भाप के रूप में उड़ता है पत्तियों से, इसी छेद के द्वारा भाप के रूप में निकल जाता है पत्तियों से। लेकिन अब क्या करना है, अब हम सोचे कि अब पर्णरंध्र बंद हो जाए कुछ देर के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पत्तियां जो है खाना नहीं बनाएंगी, पहले से बना हुआ जो खाना था उसी का उपयोग कर लेगा पेड़ पौधा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इस पर्णरंध्र को बंद कैसे करें, बंद होगा कैसे, तो बंद करने के लिए इसमें प्रकृति ने एक दिमाग लगाया है। देखिए, जैसे अगर आप दो सेम के बीज के आकार के गुब्बारे ले लीजिए, ऐसे टेढ़ गुब्बारा ऐसे चिपका दीजिए, और चिपका के दोनों को पकड़ करके स्ट्रेच कर दीजिए। जैसे स्ट्रेच करेंगे ना तो क्या होगा, जब फूला नहीं है, अभी गुब्बारा दोनों फूला नहीं है, स्ट्रेच कर दीजिए, दोनों के बीच जो गैप था वो गैप भर जाएगा, दोनों एक दूसरे से गुब्बारे जो हैं चिपक जाएंगे कि नहीं। दोनों का शेप कैसे, ऐसे टेढ़ है गुब्बारों का, समझ रहे हैं, ऐसे टेढ़ है। अभी हम दिख रहे हैं जब गुब्बारे फूले हुए हैं, पुचका करके हम दोनों को ऐसे सटा लिए
और ऐसे स्ट्रेच कर दिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिए। जैसे स्ट्रेच किए दोनों के बीच का जो गैप था वो खत्म हो गया। तो अब ये रंध्र बंद हो गया, मतलब बीच का जो छेद था वो बंद हो गया। अगर हम इन दोनों गुब्बारों को अब फुला दें, इसमें हवा भर दें, तो स्ट्रेच होते हुए भी ये अपना शेप लेंगे, जिससे कि इनके दोनों के बीच में जो गैप था वो फिर से उभर आएगा, फिर से गैप आ जाएगा। तो इसी तरह रंध्र खुलता और बंद होता है, इसी तरह रंध्र खुलता और बंद होता है। अब ये रंध्र कैसे खुलता और बंद होता है, देखिए। जैसे अब पेड़ पौधे की पत्तियां जैसे चाहेंगी कि रंध्र को बंद करें, तो ये जो फूले हुए रंध्र थे, क्यों फूले हुए थे? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा थी, पानी की मात्रा ज़्यादा थी इन कोशिकाओं में, रक्षक कोशिकाओं में। तो इससे ये कोशिकाएं फूल गई थी, जिससे अपना शेप जो है बना चुकी थी, और शेप बनाने की वजह से बीच का जो रंध्र था वो खुल गया था, बीच का जो रंध्र था वो खुल गया था, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जल हानि हो रहा है। बहुत गर्मी का दिन है, बहुत एकदम, हम कहाँ चले गए हैं, राजस्थान चले गए हैं, रेगिस्तान में चले गए हैं। अब बहुत गर्मी का दिन है, इन पेड़ पौधों को क्या करना है, रंध्रों को बंद करना है। क्यों बंद करना है? इसलिए बंद करना है ताकि जल हानि की क्रिया ना हो। जो ये जड़ से बरियाई से जल खींच रहे हैं, इतना मेहनत करके जल खींच रहे हैं ऊपर तक, पत्तियों तक, और ये भाप के रूप में उड़ जा रहे हैं, जल जो है भाप के रूप में उड़ जा रहा है। तो ये भाप के रूप में जल उड़े ना, इसके लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। पहले ये फूले हुए थे, तो ये कोशिकाएं जो रक्षक कोशिकाएं थे अपना शेप में थे। अब हम क्या करते हैं, इसमें से पानी अगर खींच लें, तो अब ये कोशिकाएं जो हैं अपना शेप बदल देंगी, और ये लंबी लंबी कोशिकाएं बन जाएंगी, और इनके बीच का जो स्पेसिंग था, जो रंध्र था, अब वो बंद हो गया। समझ में आया? बंद हो गया। और ये कैसे होता है? तो ये क्या होता है, परासरण दाब के कारण होता है। परासरण दाब, ये अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पढ़ करके आइए, क्लास 9th का जो कॉन्सेप्ट है ये परासरण दाब, ये केमिस्ट्री में शायद है, क्लास 9th में केमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी में भी है। तो इन दोनों में आपको पढ़ाया जाता होगा। वैसे हम फिर से आपको एक बार हल्का सा इसका आइडिया दे ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए परासरण दाब क्या होता है। अगर मान लीजिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या करती हैं, जैसे विलयन पढ़े होंगे आप ना, तो उसमें पढ़ाया जाता है विलयन। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक मतलब कि जैसे देखिए, बस समझने के लिए अभी हम बता रहे हैं, जैसे चीनी पानी का रस है, ये विलयन है, दो चीज़ों का मिश्रण है, ये विलयन है। थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब ये विलयन है, तो जो घोल रहा है वो विलायक है, जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोल रहा है वो विलायक है। जैसे पानी में चीनी घुल रहा है, तो कौन घोल रहा है चीनी को? पानी। तो पानी जो है वो विलायक है, यानी कि सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट कौन है, यानी कि विलेय कौन है? तो वो चीनी है। चीनी जो है घुल रहा है, तो विलेय को अपने अंदर से होकर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं जाने देती हैं। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं, ये ऐसी पतली पन्नी है जो कि अपने आर पार केवल पानी को जाने देगी, चीनी को नहीं जाने देगी। समझ सकते हैं? मोटे पदार्थ को नहीं जाने देगी, बस पतले पदार्थ को जाने देगी, ऐसे समझ सकते हैं। अब होता क्या है, अगर हम इसमें इधर क्या करते हैं, खूब गाढ़ा चाशनी बना दें, खूब गाढ़ा चाशनी बना दें, और इधर क्या कर दें, इधर हम पानी भर दें, थोड़ा पूरा सिंपल पानी, सादा पानी, तो क्या होगा, इधर का पानी इधर जाता रहेगा, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये कहता है कि हम इधर जो गाढ़ा लिक्विड है इसको नहीं आने देंगे, इधर हम जो पतला लिक्विड है उसको ही बस जाने देंगे। तो पतले लिक्विड जो है इधर चले जाएंगे, और इधर जाने की वजह से ये जो है पतला हो जाएगा और इसका लेवल भी अप हो जाएगा, यानी कि इसका जो परासरण दाब है वो कम होता जाएगा। तो यहीं से आता है परासरण दाब का कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही होता है कुछ, यहाँ पे जब इसके अंदर जो है लिक्विड गाढ़ा हो जाता है तो बाहर से पानी इसमें भर जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से इसमें अंदर पानी भर जाएगा, जिसके वजह से ये कोशिकाएं फूल जाएंगी। समझ में आया? जब ये कोशिकाएं फूल जाती हैं तो इसमें कंसंट्रेशन फिर से लो हो जाता है, फिर से पानी जो है इधर चला आएगा। समझ सकते हैं? तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये कंसंट्रेशन हाई कैसे होगा, देखिए इसमें जो लिक्विड है वो गाढ़ा कैसे होगा, जब पेड़ पौधे अपने भोजन को इस लिक्विड में घोल देंगे, इस कोशिका के लिक्विड में घोल देंगे, तो जब भोजन ज़्यादा बन जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज घुल जाएगा, और जैसे घुलेगा तो
ग्लूकोज तो गाढ़ा पदार्थ है, अब ये लिक्विड को भी गाढ़ा कर देगा, और गाढ़े होने की वजह से अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे पानी बाहर से आ जाता है, जिसके वजह से फिर से क्या हो जाता है, फिर से ये कोशिकाएं फूल जाती हैं। समझने के लिए वैसे प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, समझने के लिए हम बस बताएं, ठीक। तो यही चीज़ें होती हैं, लिक्विड गाढ़ा होगा इसके अंदर का, जिसके वजह से इसमें पानी आएगा, किसके वजह से, पराशर दाब की वजह से, और पानी आएगा तो ये कोशिकाएं फूल जाएंगी, फूल करके और अपना शेप ले लेंगी, जिससे इनका रंध्र खुल जाएगा, और बंद होना होगा तो पानी अपने अंदर से बाहर निकाल देंगे। बस इतना समझ सकते हैं आप, ठीक। तो यही चीज़ें होता है, पानी बाहर निकलेगा तो कोशिकाएं पिचक जाएंगी, जिससे रंध्र बंद हो जाएगा, और जब कोशिकाएं फूली रहेंगी तो रंध्र खुला रहेगा, यही। तो अब इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं, पर्णरंध्र के इसके दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ, पर्णरंध्र के, ये पर्णरंध्र है, इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, रक्षक कोशिकाएं, रक्षक, दो सेम के बीज के आकार की रक्षक कोशिकाएं होती हैं, दो सेम के बीज के आकार की, बीज के आकार की, लेक्चर लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आकार की रक्षक कोशिकाएं होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं। और ये रक्षक कोशिकाएं क्या करते हैं, जो रंध्र को खुलने और बंद होने में, बंद करने में सहायक होते हैं। खोलने लिख सकते हैं, खोलने और बंद करने में, खोलने और बंद करने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक। जब कोशिकाओं के अंदर, जब कोशिकाओं के अंदर, जब कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो कोशिकाएं फूल जाते हैं, कोशिकाएं फूल जाते हैं, और रंध्र खुल जाता है, और रंध्र खुल जाता है। और जब जल का स्तर, जल का स्तर कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो कोशिकाएं सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे रंध्र बंद हो जाता है, रंध्र बंद हो जाता है। बंद कैसे लिख रहे हैं यार, बंद हो जाता है, ठीक। ये हो गया, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप जो जो बोले हैं लिख लीजिएगा, बस राइटिंग पे ध्यान देंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे ये प्रक्रियाएं होती हैं, इनको सहायक कोशिका बोलते हैं। देखिए अब इसमें लिख लीजिए एक नोट डाल करके, रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं, ब्लैक से नोट अब हम नहीं डालेंगे, कहीं से कि हमको असकत लग रहा है ब्लैक मार्कर ओपन करने में। रक्षक कोशिकाओं में, रक्षक कोशिकाओं के परिधि पर, परिधि की तरफ क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। दूसरा नोट आप लिखिएगा कि पत्तियों को पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है,
पत्तियों को पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। जहाँ कुछ बनता है उसको फैक्ट्री बोला जाता है, तो वैसे खाना भोजन बनता है पेड़ पौधों का, इसलिए खाद्य फैक्ट्री इनका बोला जाता है। किसका? पेड़ पौधों, खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। बस सिंपल। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण में पर्णरंध्र के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, जितना भी स्ट्रक्चर था अभी तक हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो भी स्ट्रक्चर हमको बनाना था, जो भी चित्र बनाना था, बना चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो क्लोरोफिल है, प्रकाश है, ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे आता है, और ये हम कैसे प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है, मौलिक आवश्यकताएं क्या होती हैं प्रकाश संश्लेषण की, मतलब कि जल जो है क्यों ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण की सीमाएं पढ़ेंगे, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण अगर कोई चीज़ नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम परपोषी पोषण चालू कर देंगे। अब ये चैप्टर जो है लगभग आधा कवर हो जाएगा जब हम स्वपोषी पोषण कवर कर चुके होंगे। लगभग आधा से कम ही होगा, लेकिन लगभग आधा हो जाएगा। ठीक, तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नोट्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा जो हम लिखवाते हैं। ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा जो हम लिखवाते हैं। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।